हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे अध्याय 14 पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है पारितंत्र। एक पारितंत्र जो होता है इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इकोसिस्टम। अब एक पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या होता है, देखिए यह एक ग्रीक भाषा है। इकोसिस्टम जो है वह इससे मिलकर के बना हुआ है। इसमें इको का अर्थ होता है घर और सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था। तो इस प्रकार से घर या आवास के आसपास की व्यवस्था ये होता है पारितंत्र। अब इसे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं हम। एक जीव जो होता है, जब वह जिस स्थान पर भी वह रहता है, जहां पर भी वो रह रहा है, उसके आसपास उसका पर्यावरण होता है और उस पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको जीव ग्रहण करता जाता है। साथ ही एक जीव जो होता है वो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जिसको वो क्या करता जाता है, उसी पर्यावरण में वो क्या करता जाता है, छोड़ता भी जाता है, त्यागता भी जाता है। तो अब यहाँ पर जो पर्यावरण है उसमें जो जीव है, इस जीव के आसपास में जितने भी होंगे घटक, अब ये घटक जरूरी तो नहीं है कि कोई दूसरा जीव ही रहे। अगर हम यहाँ पर एक घटक ले लेते हैं वायु, तो हम क्या करते हैं, वायु से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अर्थात पूरी वायु को हम लेते हैं और साथ ही हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में परस्पर क्या हो रही है, लेन देन हो रही है। ये पदार्थों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई जीव जो होता है और उसके आसपास का जो वातावरण होता है, इनसे ये क्या करते हैं, परस्पर लेन देन या इनके बीच में जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसके कारण इनमें एक स्वनियंत्रित और स्वचालित व्यवस्था बन जाती है। इसी को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीव जिस भी जगह पर है, जहां पर भी ये रह रहा है, जरूर वहां पर कोई न कोई एक पारिस्थितिक तंत्र अवश्य होगा, तभी तो यह जीव है। और यह तंत्र जो होता है वो कैसा रहता है, अपने आप स्वचालित रूप से और स्वनियंत्रित ढंग से यह क्रिया करती है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर आप देखेंगे तो कोई भी जीव जो होता है, उन सभी की क्रियाविधि जो होती है उनमें एक समन्वय पाया जाता है, आपसी तालमेल पाया जाता है, जिसमें यदि किसी एक जीव की क्रियाविधि जो है वह अधिक हो जाए और कोई दूसरा पदार्थ जो होगा उसकी मात्रा कम हो जाए, तो जरूर ये पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वो प्रभावित होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जो होते हैं यह छोटे से लेकर के बड़े आकार के हो सकते हैं। जैसे एक हमारी कोशिका है, यह भी एक पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करती है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा जीव मंडल है, यह भी, इसमें बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र बन सकते हैं। जैसे इसमें स्थल भाग होते हैं, स्थल मंडल है, तो यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के पारिस्थितिक तंत्र होंगे। जैसे कि एक जंगल जो होगा, यहाँ पर कोई जीव है, उस जीव के आसपास के वातावरण पूरा मिलकर के एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। कोई तालाब है तो ये मिलकर के एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। समुद्र है तो यह भी एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये तो है भिन्न भिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण। तो अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो सभी पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, भले वो एक जंगल पारिस्थितिक तंत्र हो या एक समुद्र या एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र हो, इनकी संरचनाएं जो होती हैं वह लगभग एक जैसी ही होती है। और कोई भी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जो होता है वह बना होता है मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर के। तो ये दो घटक जो होते हैं वो होते हैं, एक कहलाते हैं अजीवीय घटक, इनको भौतिक घटक भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं जीवीय घटक। अब एक और नाम अगर हम कहें तो इनको कहेंगे अजैविक घटक और ये कहेंगे क्या, जैविक घटक। तो इस प्रकार से ये
अजैविक और जैविक घटक से मिलकर के कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह बना हुआ होता है। अजैविक घटक जो होते हैं, एबायोटिक जो होते हैं घटक, ये जो होते हैं इनको भौतिक घटक कहा हमने, अर्थात एक जीव के आसपास जितने भी अजीवित चीजें होती हैं, अजीवित भाग होते हैं, ये सबके सब जो होते हैं वह अजैविक या अजीवीय घटक में शामिल हो जाते हैं। अब जीव हो गए तो क्या हो गया, कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जो वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो अगर हम देखें इनको तो मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटेंगे, एक को कहेंगे हम क्या, जंतु, और दूसरे को कहेंगे हम क्या, पादप। अब इनमें भी भिन्नताएं होती है बहुत सारी, पर मुख्य रूप से जीवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित अजैविक घटकों को हम निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ये अजैविक घटक जो होते हैं इनमें से एक भाग जो होगा वह कहलाता है भौतिक घटक या भौतिक कारक के रूप में कहलाता है। तो भौतिक कारक में शामिल होते हैं मुख्य रूप से मृदा, वायु और जल, ये होते हैं भौतिक कारक के रूप में। दूसरा जो कारक होता है वह कहलाता है पोषक कारक। पोषक कारक के रूप में यदि हम देखें तो इस पारिस्थितिक तंत्र में ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं अकार्बनिक कारक के रूप में या अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, और इसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं उसमें मुख्य रूप से होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ जो तत्व होते हैं जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, फास्फेट है, ये सारे तत्व जो होते हैं वो सबके सब अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इनमें पाया जाता है वह होता है कार्बनिक पदार्थ। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जिन भी पदार्थों का लेन देन करते हैं उनमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन, और इनमें उपस्थित होते हैं वसा। तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं यह भी पारिस्थितिक तंत्र में लेन देन या परस्पर आदान प्रदान की क्रिया में शामिल रहते हैं। एक अजैविक घटक के अंतर्गत यदि हम शामिल करते हैं तो अगला जो कारक होगा वह कहलाता है जलवायवी कारक। जलवायवी कारक जो होते हैं इसमें सम्मिलित कर देते हैं प्रकाश को। ये प्रकाश जो होता है वह आवश्यक पदार्थ होता है जो जीवधारियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ तापमान जो होता है यह भी एक प्रकार का कारक है। आर्द्रता जो होती है यह भी एक प्रकार का कारक है जो अजैविक घटक में शामिल होते हैं। ये जलवायवी कारक जो होते हैं वह जीवधारियों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि एक प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जो होगा यह जब पौधों को मिलता है तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो प्रकाश की कम उपलब्धता या अधिक उपलब्धता, इसके आधार पर इनका जीवन जो होता है या इनका प्रजनन जो होता है यह प्रभावित होता है। दूसरा कारक जो है वह है तापमान, और ये तापमान जो होता है वह जीवधारियों की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। अर्थात जीवधारियों की कोशिकाओं में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो एक निश्चित तापक्रम पर ही क्रियाशील हो पाते हैं। इसीलिए जीवधारियों के लिए एक स्थिर तापमान में उपस्थित होना, रहना, इन सभी का उन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये आर्द्रता जो होती है एक ऐसा अजैविक घटक होता है जो जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अर्थात यदि वातावरण में आर्द्रता की मात्रा है तो ही एक जंतु जो होगा वह स्वेद या पसीने निकाल करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक पौधा जो होता है इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसके लिए भी उस वातावरण में नमी या आर्द्रता का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से जितने भी कारक यहाँ पर उपस्थित हैं अजैविक घटक, ये सारे अजैविक घटक जो होते हैं वह जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, और जीव जो होते हैं इन घटकों को ग्रहण भी करते हैं और साथ ही जब ये त्यागते हैं
या जीव जब मृत हो जाते हैं तो अपघटक जो होते हैं उनके शरीर के सूक्ष्म भाग करके इन तत्वों को पुनः इस वातावरण में मिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो अजैविक घटक होते हैं इनका परस्पर एक जैविक घटक पर क्या और किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब जैविक घटक जो होते हैं यह भी हमने देखा था, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पादप और एक होते हैं जंतु। लेकिन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं इनको पुनः बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, तो इनको 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहला जो होता है वह कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं इसमें आते हैं जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे। ये उत्पादक की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करके ये क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्या केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं? नहीं, और जीवधारी जो होंगे उनके लिए भी ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं क्या, उत्पादक। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं वे कहलाते हैं क्या, उपभोक्ता। ये उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं, वे सभी जीव जो कि हरे पौधों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं, वे सब के सब कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो होता है अवयव वह कहलाता है क्या, अपघटक। जब एक उत्पादक और एक उपभोक्ता जो होते हैं जब वह किसी का भोजन नहीं बनते हैं, जब इनका शरीर मृत हो जाता है तो उनके शरीर में उपस्थित जितने भी उपयोगी कार्बनिक पदार्थ होंगे इनका ये क्या करते हैं, अपघटन करने वाले जीव होते हैं और ये उनके शरीर के जितने भी कार्बनिक तत्व होंगे उनको क्या करते जाते हैं, पृथक पृथक करते जाते हैं और वातावरण में मुक्त करते जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी पर्यावरण जो होता है या कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ये जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो शामिल रहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उपभोक्ता होते हैं उनको श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इसको श्रेणीबद्ध करते हैं तो एक उपभोक्ता होते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो सीधे सीधे उत्पादक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं शाकाहारियों को, जो सीधे सीधे पौधे या उनके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा जो होता है वह कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत अब कौन शामिल हो जाएंगे, शाकाहारी को कौन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कौन सम्मिलित हो गए, मांसाहारी प्राणी। और तीसरा होते हैं वह कहलाते हैं क्या, तृतीयक उपभोक्ता। और ये तृतीयक उपभोक्ता कौन होंगे, वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे, अब सर्वाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनमें उपस्थित जितने भी प्रकार के जैविक घटक होते हैं, प्रत्येक जो होते हैं इनके बीच में खाए और खाए जाने के अनुसार एक ऊर्जा का प्रवाह का एक क्रम निर्मित होता है, एक आरेख निर्मित होता है और इसी को हम जानते हैं किस नाम से, खाद्य श्रृंखला के नाम से। अभी खाद्य श्रृंखला क्या हुआ, फिर फूड चेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेखीय क्रम या श्रृंखला जिसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जो उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं इनके बीच में एक दूसरे को खाए और खाए जाने की एक श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में क्या होता है, इनमें से ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे में स्थानांतरित होता जाता है। जैसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होती है वो मिलती है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उस प्रकाश को कौन ग्रहण करेगा,
हरे पौधे। हरे पौधे ग्रहण करते हैं और ये क्या बनाते हैं, अपने लिए भोजन निर्मित करते हैं। अब इन हरे पौधों को कोई ना कोई जीव जो होगा वो भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा को इन्होंने क्या कर दिया, पौधों ने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया है। अब इस पौधे को जब कोई शाकाहारी जीव ग्रहण करता है भोजन के रूप में, तो अब ऊर्जा जो है वो कहाँ स्थानांतरित हो गई, एक शाकाहारी जीव के पास चली गई। यहाँ से शाकाहारी को एक मांसाहारी ने ग्रहण किया, तो अब ऊर्जा का प्रवाह कहाँ हो गया, मांसाहारी जीव की ओर हो गया। तो क्रमशः इस प्रकार से किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, ऊर्जा के प्रवाह का एक रेखीय क्रम निर्मित हो रहा है। तो यही रेखीय क्रम जो होता है वो किस कारण होता है, खाए और खाए जाने, अर्थात ये एक दूसरे का भोजन बन करके क्या करते हैं, ऊर्जा को स्थानांतरित करते जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। अब यहाँ एक खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसमें जो उत्पादक होते हैं, यहाँ पर उत्पादक कौन है, पौधे उत्पादक है, और ये सभी क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं, इनमें जो खाए और खाए जाने का जो क्रम बनता है, इसके आधार पर इनको एक लेवल दिया जाता है, एक स्तर में विभाजित किया जाता है, जिसको कहा जाता है पोषण स्तर। तो पोषण स्तर के आधार पर यदि हम इनको क्रमबद्ध करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता को, तो यहाँ पर प्रथम पोषण स्तर पर जो आते हैं वो होते हैं क्या, उत्पादक या हरे पौधे। ये हरे पौधे जो होंगे वो हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर रहेंगे। द्वितीय पोषण स्तर जो होता है उनमें उपस्थित होते हैं, तो ये कहलाते हैं उपभोक्ता। और ये कौन से उपभोक्ता होंगे, ये होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जो सीधे सीधे उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब तृतीय पोषण स्तर में शामिल हो जाएंगे। तृतीय पोषण स्तर में शामिल होंगे कौन, द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में हो जाएंगे कौन, मांसाहारी। यहाँ पर मांसाहारी जो होते हैं वो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। एक मांसाहारी वे होते हैं जो छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, और एक मांसाहारी वे होते हैं जो इन मांसाहारियों को अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मांसाहारी के रूप में ही अगर हम देखें, तो चतुर्थ पोषण स्तर पर जो जीवधारी उपस्थित होंगे वह तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं, और वह हो सकते हैं द्वितीय मांसाहारी के रूप में। उसके पश्चात में पंचम या पांचवा जो पोषण स्तर बनता है, या पांचवा पोषण स्तर जो होगा उसमें कौन उपस्थित होंगे, चतुर्थक उपभोक्ता। चतुर्थक उपभोक्ता जो होंगे वे ऐसे जीवधारी होंगे जो और ज्यादा अर्थात सबसे उच्च स्तर के या सर्वोच्च मांसाहारी होंगे। ये हो जाएंगे चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में। तो इस प्रकार से किसी खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीवधारी होते हैं, इनको इस प्रकार से पोषण स्तरों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर दिया जाता है। अब जो सर्वोच्च मांसाहारी है, यह किसी का भोजन नहीं बनते हैं, तो अब इनको क्या किया जाता है, अब घटकों के द्वारा क्या कर देते हैं, इनके शरीर को जब ये मृत हो जाएंगे तो इनके शरीर का क्या करेंगे, अपघटन कर देंगे। तो ये अपघटक जो होंगे वो कौन से, षष्ठम पोषण स्तर पर शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में ये मांसाहारी जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के उपस्थित होते हैं। केवल एक मांसाहारी उपस्थित होंगे तो तृतीय पोषण स्तर हो गया, और चतुर्थ पोषण स्तर पर सीधे कौन आ जाते हैं, अपघटक शामिल हो जाते हैं इस प्रकार से। या फिर वहां पर एक द्वितीय मांसाहारी ही सर्वोच्च मांसाहारी के रूप में उपस्थित है किसी और फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में। तो अब यहाँ पर यह चतुर्थक श्रेणी में आ गया। तो यहाँ पर अब पांचवी श्रेणी पर कौन आ जाएगा, अपघटक जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में जो पोषण स्तर होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जीवों में क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी के कारण खाद्य श्रृंखला जो होती है वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
तो इनमें जो पोषण स्तर में पाए जाने वाले जीव होते हैं उन्हीं के आधार पर एक खाद्य श्रृंखला को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जाता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ये खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वह 3 प्रकार की हो सकती है। इसमें से एक जो होता है वह कहलाता है परभक्षी या चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरा कहलाता है परजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरा जो होता है वह कहलाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला या परभक्षी को हम क्या कहते हैं का नाम चारण, दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरा जो होता है वह कहलाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। परभक्षी या चारण खाद्य श्रृंखला जो होती है यह हमेशा आरंभ होती है उत्पादकों से और समाप्त होती है जो अंतिम उपभोक्ता होंगे वहां पर। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक परभक्षी या चारण खाद्य श्रृंखला लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित होते हैं। जैसे उत्पादक के रूप में हम ले लेते हैं एक घास। इस घास को खाने वाले जो जीव होते हैं उसमें हम एक शाकाहारी को शामिल कर देते हैं। चलिए इसमें हम ले लेते हैं एक टिड्डा। टिड्डा जो है वो घास या पत्तियों को खाने वाला जीव है। अब एक टिड्डा जो होगा वह भोजन बनेगा, वह किसी न किसी और जीव का भोजन बनता है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं एक मेढक का। तो एक मेढक ने टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण किया। अब एक मेढक को कोई न कोई और जीव जो होगा वह भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, जैसे कि सर्प है। अब सर्प जो होगा इसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे बाज। तो यहाँ पर एक ऐसी श्रृंखला बन रही है जो कहाँ से शुरू हो रही है, उत्पादक से शुरू हो रही है और अंत जो होगा उसका अंतिम स्तर जो होंगे, अंतिम पोषक स्तर जो होंगे वह एक सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का खाद्य श्रृंखला जो होता है वह कहलाता है परभक्षी या चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरा खाद्य श्रृंखला जो है वह कहलाता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होता है यह उत्पादक से आरंभ नहीं होता है, यह शुरू होता है एक परजीवी से। तो परजीवियों से शुरू होकर के और छोटे जीवों की ओर जब जाने वाली खाद्य श्रृंखला होती है उसको कहा जाता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। तीसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है इसमें जो अपरद हारी होते हैं, अपरद हारी एक ऐसे जीव होते हैं जो मृत व सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें से कुछ जीवधारी जो होते हैं वो अपमार्जक भी कहलाते हैं। अपमार्जक में जैसे कि आप चील वगैरह हैं या कौवा हैं जो मृत और सड़े गले मांस को खाने वाले होते हैं, ये अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अपरदहारी जो होते हैं वे जीवधारी होते हैं जो किसी भी मृत और सड़े गले पदार्थों को उनके छोटे छोटे सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे दीमक होते हैं या केचुआ होते हैं, ये अपरदहारी की श्रेणी में आते हैं। तो अपरद खाद्य श्रृंखला जो होंगी वह कहाँ से शुरू हो रही है, एक अपरदहारी से। ये अपरदहारी क्या को ग्रहण कर रहा है, एक अपरद को ग्रहण करता है। एक ऐसा भोजन जिसमें कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होंगे, जीवों के मरे हुए अवशेष जो होते हैं वे। तो इनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ये ग्रहण करते जाते हैं और इस प्रकार से ये अपरदहारी, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं एक केचुआ उदाहरण के रूप में। केचुआ जो है वह अपरद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इस केचुआ को कोई और जीव जो होंगे जैसे कि पक्षी हैं, एक पक्षी जो होंगे वह केचुआ को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे और पक्षी को कोई और बड़ी पक्षी जैसे कि बाज हैं ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला कहाँ से बन रही है, यहाँ पर एक अपरदहारी से बनती है, अपरद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हुए। तो मृत एवं सड़े गले पदार्थों जिसमें कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होंगे, ऐसे अपरद से जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उसको कहा जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तंत्र में ये 3 प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है।